दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख शांति लेकर आती है। आपका हमेशा मुस्कुराना, हमेशा प्रसन्न रहना और स्वस्थ रहना जीवन की बेहतरीन खुशियां देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी बनाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में सारी दुनिया का ज्ञान समाहित है और सभी मुसीबतों का समाधान भी है। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास कहने को तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थीं। वो जिस नगर में भी व्यापार शुरू करता तो उसे सफलता मिलना निश्चित था। वो अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वो नियमित पालन करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था। ऐसे ही काफी समय बीत गया और वो धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वो जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसीलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों के कारण आज मैं इतना संतुष्ट हूँ और इतना धनवान सेठ हूँ। ना ही मुझे कभी कोई बीमारी हुई और ना ही कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सबसे धनवान आदमी हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने। क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखपूर्वक बिताओगे। इन बातों का पालन करने से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ ने अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू कर दी। वो कहता है कि बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वो धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वो ये जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वो अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इसका पालन भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वो उन्हें भूल ना जाए और उन्हीं बातों को वो अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का पालन करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी कि छांव में जाना और छांव में काम से वापस आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर टेंट लगवा दिए, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसके जवाब में इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का पालन किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। ये लोग उससे झगड़ा करने पर उतारू हो गए। कई लोगों ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बाड़ तुमने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक उसका विरोध नहीं कर सका। उसने अपना पक्का मन बना लिया था कि वो अपने पिताजी की सभी बातों को पूरी तरह से मानेगा, दिल से उनका पालन करेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी कि खाने को मीठा करके खाना, जिसके कारण वो हर रोज अपनी पत्नी से कुछ खाने में मिठाई बनवाता था। कभी सेवइयां, कभी खीर, तो कभी हलवा, तो कभी मिठाई, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात जो करने के लिए कही थी
कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिसके कारण वो हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते देखते उस सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वो उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका इतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता था तब वो दुकान जाया करता था और जब उसका मन करता तब वो दुकान बंद करके वापस अपने घर लौट आता था। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इसी कारण से उसका पूरा व्यापार ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता था, वो बहुत चिंतित रहता था और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी कर दी थी। इस कारण से आसपास बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसीलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने अपना घर छोड़कर कहीं और बसेरा बना लिया था। चमड़े की बदबू के कारण उसके घर में कोई नहीं आता था, यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उसके घर आने में कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा था और हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिसके कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर में चिकित्सक आने लगे। इन्हीं कारणों से उसका पैसा इन चीजों में बर्बाद होने लगा और अपने पिता की चौथी बात जो उसने मानी थी वो थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वो घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी व्यक्ति ऐसे आदमी के साथ क्यों रहना चाहेगा जो बेवजह ही उसे बांध कर रखता हो। देखते देखते अब उस सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना ही उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन बचा था, ना ही उसकी पत्नी और ना ही वो रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके पास घूमा करते थे। और तो और अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, जिसके कारण वो बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वो बहुत परेशान रहता और मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता। पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण मुझसे सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही रिश्तेदार, ना ही पत्नी, और यहाँ तक कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। आप ही के कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वो 4 बातें ना मानी होती, अपने जीवन में उनको ना उतारा होता, तो आज मैं सुख में जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका पालन किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी सारी बातों पर अंधा विश्वास कर लिया। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वो साधु सभी समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे फिर वो कैसी भी समस्या हो, वो सन्यासी झट से उसका हल बता देते हैं। इसीलिए उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इसी आशा के साथ वो उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वो सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वो कहने लगा कि गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आज मेरी जो भी हालत है वो सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए, और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वो मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे अब तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका पालन किया, और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वो उन साधु के सामने और जोर जोर से रोने लगा था। तभी वो सन्यासी उस सेठ के बेटे से कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे सारी बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम आखिर क्यों रो रहे हो?
तुम्हारी इस परेशानी का कारण क्या है? सन्यासी के पूछने पर सेठ के बेटे ने एक पर्ची उनके हाथ में रख दी जो उसके पिता ने मृत्यु के पहले लिखवाई थी, जिसमें उन सारी 4 बातों का उल्लेख किया गया था। उस सन्यासी ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही उसे पढ़ा वो जोर जोर से हंसने लगे और वो उस सेठ के बेटे से कहने लगे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी सीख दी, सबसे बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत बातें सिखाई हैं। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो कि नहीं? यदि वो चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का मतलब क्या है। लेकिन अब तो प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। इन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा ही नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा ही करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें इन बातों का मतलब पता नहीं चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी आदमी से मिल सकते थे। जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर उस धनवान सेठ का बेटा पूछता है कि गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही से समझ नहीं सका? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने तो उन्हें अपने जीवन में इसी तरह से उतारा था, तो फिर मैंने गलत क्या किया? इस पर वो सन्यासी एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, ये जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा मतलब छुपा हुआ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारण तुमने मूर्खता कर दी और इसी कारण तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। सेठ का बेटा हक्का बक्का होकर सन्यासी की बातें सुन रहा था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने झट से पूछा कि कृपया करके मुझे उन 4 बातों का मतलब समझाइए, आखिर उन बातों का क्या मतलब है? इस पर वो सन्यासी उस सेठ के बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने जो पहली बात कही थी कि काम पर छांव में जाना और छांव में आना, इसका मतलब ये है कि सूर्य निकलने से पहले दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद वापस घर आना, जिससे तुम दुकान पर अधिक से अधिक समय लगा पाओगे। तुम उस काम को अच्छी तरह से समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका मतलब ही बदल दिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छांव में आ सको और छांव में ही जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? ये सुनकर सेठ का बेटा और जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिताजी की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण से आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, दूसरी बात क्या है, उसका अर्थ क्या है? वो सन्यासी दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि चमड़े की बाड़ बनवाने का अर्थ है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लोगे तो वो तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और वो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से भी बचाएगा और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगाकर काम कर सकोगे। चमड़े की बाड़ बनवाने का असली मतलब यही है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाड़ बनवाने का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। तुमने तो अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार खड़ी कर दी, जिसके कारण आसपास बहुत गंदगी फैल चुकी थी। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी इससे तंग आकर अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर आने से कतराने लगे। और अब हालात ये हो चुके हैं कि ना तो तुम्हारे घर कोई आता है और ना ही जाता है, और इसी कारण लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का ये बहुत बड़ा कारण है। सेठ का बेटा आगे कहता है कि गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये खाने को मीठा करके खाना, इसका मतलब क्या है? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार हर रोज मीठा खाना खाया और अब देखिए मेरा वजन कितना बढ़ चुका है, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वो सन्यासी सेठ के बेटे से कहते हैं कि हाँ, तुमने इस बात को भी गलत समझा है,
मीठा करके खाने का मतलब है कि जब भी तुम्हें तेजी से भूख लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, ना उसके पहले और ना उसके बाद। क्योंकि यदि तुम्हें भूख नहीं लगी है और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कद्र नहीं करोगे। वो रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसकी कद्र तुम कभी नहीं करोगे। लेकिन जब आदमी को जोरों से भूख लगी हो तो उसके सामने यदि सूखी रोटी भी हो तो उसे वो बहुत पसंद करता है, पूरे मन से उसे खाता है, उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वो रोटी उसे खाने में मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने ये कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है उस समय जब वो खाना खाता है तो वो भोजन उसके शरीर में अमृत के समान काम करता है। और वहीं पर जब किसी आदमी को भूख न लगी हो और ऐसे समय पर वो भोजन करे तो वो भोजन विष के समान होता है। लेकिन तुमने तो इस बात का भी गलत मतलब निकाल लिया और तुम हर रोज मीठा खाने लगे। तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और अब तुम्हारा स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा था। सेठ के बेटे ने चौथी बात का मतलब पूछा कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, इसका अर्थ क्या है? क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला था? इस पर सन्यासी कहते हैं कि हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर रोज उसे रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ो। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तब तक वो अपने रिश्ते को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए और ऐसे समय पर तुम अपनी स्त्री पर हाथ छोड़ते हो तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम हाथ नहीं छोड़ते तो वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। सही मतलब समझोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाली से भर जाएगा। तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें ज्ञान दिया था वो दुनिया का अद्भुत ज्ञान था, लेकिन अपनी मूर्खतावश तुमने उस ज्ञान का गलत मतलब निकाला और जिसका नतीजा आज तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, तुम्हारे कोई मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर नहीं आते हैं और साथ ही साथ तुम्हारा व्यापार भी चौपट हो चुका है। अब तुम्हें इन बातों का सही मतलब समझ में आ चुका है। अपनी पत्नी से जाकर माफी मांगो, अपने घर में से चमड़े की बाड़ हटाओ और हमेशा अपनी दुकान पर सूर्योदय से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा समय अपने व्यापार को समझने में दे सको। और इस प्रकार के अगर तुम कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा सुखपूर्वक रहेगा, हमेशा खुशहाली से भरा रहेगा। खाना तभी खाओ जब तुम्हें बहुत तेज भूख लगी हो, ताकि तुम उस खाने की कद्र समझ सको, उसका सम्मान कर सको। इस तरह तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज से ही इन बातों का सही से पालन करना शुरू करो, ताकि तुम्हारा जीवन फिर से अपनी धारा पर आ सके। अपने पिता की तरह तुम भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सको, उन्हीं की तरह तुम नाम और सम्मान कमा सको। इसके बाद सेठ का बेटा उस सन्यासी को कोटि कोटि प्रणाम करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर वहां से प्रस्थान कर जाता है और सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने मायके से वापस लेने के लिए जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।